नमस्कार दोस्तों आज हम बहुत बड़ा कंपैरिजन करने जा रहे हैं। बड़ा मतलब राजनीति के क्षेत्र का एक बड़ा कंपैरिजन। महाराष्ट्र के राजनीति के दो चाणक्य आप देख रहे हैं। एक देवेंद्र फडणवीस जो चाणक्य के रूप में उदय हो रहा है जिनका, एक शरद पवार जी जो चाणक्य कहलाए एज फैक्टर के कारण थोड़े अस्त की तरफ है। इन दोनों के कंपैरिजन का कारण उनकी भलाई या बुराई करना बिल्कुल नहीं है। बस उन दोनों की जो भी चाणक्यगिरी है उससे जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उन्हें राजनीति की समझ काफी अच्छी मिल सकती है अगर इन दोनों को समझ पाए, उनके राजनीति के अलग अलग डायमेंशन को समझ पाए, उनके राजनीति के ग्राफ को समझ पाए। बस इसीलिए यह कंपैरिजन है। चलो शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, यानी बर्थडे तो हमें नहीं उनका अभी सेलिब्रेट करना है, लेकिन बर्थ ईयर समझते हैं। शरद पवार जी, उनका बर्थ हुआ था 1940 में, इनका बर्थ हुआ था 1970 में। 1940 टू 1970 30 ईयर्स का गैप है, मतलब परफेक्ट एक जनरेशन गैप दोनों के बीच में है। ये पहले नोट डाउन कीजिए। अभी जनरेशन गैप के कारण उस टाइम का जो एजुकेशन शरद पवार जी ने लिया है बीए, और इन्होंने जो एजुकेशन लिया है लॉ प्लस मैनेजमेंट प्लस बर्लिन से उनके एक डिप्लोमा भी है मैनेजमेंट का, तो अगर आप देखेंगे 30 साल का जनरेशन तो लगभग उसे आप इक्विवेलेंट वैल्यू दे सकते हैं उस एंगल से, जनरेशन गैप को कंसिडर करते हुए कि लगभग समान लेवल पे है। अभी फैमिली बैकग्राउंड, हमें समानता भी देखनी है, हमें विपरीतता भी देखनी है, ये भी ध्यान में लीजिए। अभी फैमिली बैकग्राउंड देखिए। शरद पवार जी उच्च मध्यम वर्ग के फैमिली से थे, ऐसा नहीं कह सकते कि गरीब थे, ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत अमीर थे। उस टाइम की बात बोल रहा हूं मैं, आज की नहीं। देवेंद्र फडणवीस जी उच्च मध्यम वर्ग, आप नहीं कह सकते गरीब थे, आप ये भी नहीं कह सकते बहुत अमीर थे। दोनों की फैमिली वेल कल्चर्ड। शरद पवार जी के फैमिली को थोड़ा देहाती टच, इनकी फैमिली थोड़ी नागपुर जैसे शहर में थी तो थोड़ा शहरी टच। भाषा पश्चिम महाराष्ट्र की शरद पवार जी के फैमिली में वो टच भी है, इनके फैमिली में नागपुर की वराड़ी विदर्भी भाषा का टच है। लेकिन दोनों के भाषा में कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों बड़े शुद्ध मराठी बोलते हैं, बड़ी सरल मराठी बोलते हैं। मराठी नहीं, दोनों की मराठी हिंदी इंग्लिश तीनों भाषाओं पे प्रभुत्व है। यह है समानता। अगर आप देखेंगे दोनों की भाषा शैली में कभी भी कोई गलत बात नहीं आई, काफी सोच समझ कर स्टेटमेंट दिए जाते हैं। कल्चर ही दोनों ने खुद का इस तरह से डेवलप किया है कि कहीं भी उनके पर्सनैलिटी के ऊपर कोई भी गलत लांछन न लग पाए। कोई गलत वर्ड यूज नहीं किया, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं यूज की। कितने भी उनके ऊपर आरोप लगे बहुत आसानी से उन्होंने इग्नोर भी कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने के लिए। अभी अचीवमेंट्स देखते हैं। शरद पवार जी जब, वैसे तो दोनों कॉलेज लेवल से पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, कॉलेज लेवल से एक्टिव थे दोनों। शरद पवार जी जब 27 साल के हो गए तो विधायक बन चुके थे महाराष्ट्र में, मतलब अपना एक प्लेटफॉर्म बना चुके थे। देवेंद्र जी 27 साल के जब हुए तो नागपुर के यंगेस्ट मेयर बन चुके थे, नागपुर के महानगर पालिका के कॉर्पोरेशन के यंगेस्ट मेयर बन चुके थे। यानी दोनों ने 27 साल में एज के एक अचीवमेंट, एक प्लेटफॉर्म बना लिया था अपना। देखिए समानता है। शरद पवार जी 38 इयर्स के हुए तो महाराष्ट्र के सीएम बने थे, यंगेस्ट सीएम ऑफ महाराष्ट्र। देवेंद्र जी 44 इयर्स के हुए तो महाराष्ट्र के सीएम बने थे, सेकेंड यंगेस्ट सीएम ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि ये यंगेस्ट है ना तो ये सेकेंड यंगेस्ट बने। कितना फॉलो हो रहा है देखिए। अभी विचारधारा, शरद पवार जी उनकी फैमिली कांग्रेस विचारधारा की थी, वो भी कांग्रेस विचारधारा के थे, और पूरी अपनी लाइफ उन्होंने कांग्रेस विचारधारा से निष्ठा रखी। कहीं पे भी कांग्रेस विचारधारा मतलब एक सेक्युलर थिंकिंग थी उनकी, थोड़ा नास्तिकतावाद था उनमें, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन आपको कभी वो
भगवान भगवान जपते हुए नहीं दिखाई देंगे, कहीं किसी आश्रम में नहीं गए होंगे, किसी कार्यकर्ता ने जबरन टीका लगा दिया, फेटा पहना दिया तो बात अलग है इवेंट के हिसाब से, लेकिन वो कहीं पे आपको देव देव करते हुए नहीं दिखाई दिए। तो अपने नास्तिकतावाद को उन्होंने छुपाया नहीं, डिक्लेयर नहीं किया, बात अलग है। अपने सेक्युलर साइड को मजबूती से पकड़े रहे, उसमें कभी एडजस्टमेंट नहीं की। हाँ, पॉलिटिकल छोटे मोटे जुगाड़ करने पड़ते हैं, ओके, लेकिन अब खुद का पर्सनली खुद का सेक्युलरिज्म उन्होंने स्ट्रिक्टली रखा। कई बार कांग्रेस से अंदर बाहर हुए, खुद की नई पार्टियां बनाई, लेकिन विचारधारा में एडजस्टमेंट नहीं। अपने थिंकिंग के ऊपर बड़े ईमानदारी से काम करते रहे। देवेंद्र जी विचारधारा हिंदुत्ववादी, क्योंकि आरएसएस से जुड़े थे पूरी फैमिली, तो विचारधारा हिंदुत्ववादी थी, लेकिन उनके पर्सनैलिटी में या उनके बर्ताव में आपको कभी कट्टरता नहीं दिखाई दी। हाँ, जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होते हैं, पॉलिटिकल स्पीच होते हैं, जिसमें थोड़ी ओवर एक्टिंग भी होती है, जिसमें थोड़े भड़काऊ स्लोगन जो पार्टी की तरफ से बनाए जाते हैं उससे यूज भी किया जाता है, वो बातें अगर आप छोड़ देंगे तो पर्सनली आप अगर उनको ऑब्जर्व करेंगे, नेचुरल जो उनकी नेचुरल लिविंग है, तो कभी भी किधर भी कट्टरतावाद बिल्कुल नहीं है, काफी एडवांस। अभी यह हो गई उनकी समानताएं। अभी देखिए पावर, ताकत, शक्ति। शरद पवार जी महाराष्ट्र के राजनीति से उन्होंने खुद की पावर डेवलप की। बिल्कुल बेसिक लेवल पे उनके कनेक्शंस, गांव गांव के कार्यकर्ता से उनका बॉन्डिंग, पहचान, छोटे कार्यकर्ता से बड़े लेवल के ऑफिसर तक, फिर वो आईएएस ऑफिसर हो, अलग अलग यंत्रणा, मराठा सेवा संघ हो, व्यापारी संगठनाएं हो, सबके साथ उनकी बहुत बड़ी मजबूत बॉन्डिंग, और इसी तरह से उनकी खुद की एक पावर उन्होंने तैयार की, और उसी पावर को उन्होंने ऑपरेट किया, अप्लाई किया, और महाराष्ट्र की राजनीति बनाई, और फिर दिल्ली तक पहुंचे। दिल्ली तक भी उन्होंने काफी मजबूती से अपने लिए स्पेस बनाई। अभी देवेंद्र जी ताकत, आरएसएस का प्लेटफॉर्म, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी ताकत। सेकंड, आरएसएस के प्लेटफॉर्म के कारण दिल्ली में उनकी स्पेस उनको मिलती गई, दिल्ली वालों का विश्वास जीतना, ये इनकी सेकंड पावर। उन्होंने कभी दिल्ली वालों को इंसल्ट नहीं उनका किया, इग्नोर नहीं किया उनको, उनके हर ऑर्डर को प्रॉपरली फॉलो करना है, उनको चाहे तो कन्विंस किया, लेकिन क्रॉस नहीं किया, कहीं बंडोखोरी नहीं पूरे लाइफ में, कहीं कोई पार्टी को प्रॉब्लम हो इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं। आप सारे इवेंट देखोगे 10 साल में उनके, कभी कोई इश्यू नहीं। सीएम पद छोड़ने को कहा, डिप्टी सीएम बनने को कहा, बिल्कुल दुख हुआ, नाराजगी दिखाई, लेकिन ऑर्डर को फॉलो किया, पार्टी ऑर्डर को, सीनियर्स के ऑर्डर को। तो उनकी पावर अलग तरीके से डेवलप हुई उनकी, उन्होंने जिसको उन्होंने यूज किया, अप्लाई किया, कर रहे हैं। अभी यह होगी पावर की बात। दोनों ने कुछ बातें बड़ी ईमानदारी से फॉलो की। भ्रष्टाचार, काफी आरोप लगे शरद पवार जी के ऊपर, लेकिन कोई प्रूव नहीं हुआ, ये बात अलग है। लेकिन उन्होंने भी कभी अपने तरफ से ये नहीं कहा कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त हूं या फिर मैं बहुत ही ईमानदार हूं, ऐसी कोई स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी। सिस्टम के साथ सबको लेके चले, सिस्टम को अच्छी तरह से जुगाड़ करके मैनेज करने की स्किल उनमें थी, प्रशासन के ऊपर मजबूत पकड़ उसके लिए उनकी थी। कोई कट्टरतावाद इधर भी नहीं, ना नॉन करप्शन का ना करप्शन का। हाँ, करप्शन में आरोप बहुत हुए, यहां तक कहा गया कि शायद उनसे बड़ा अमीर नहीं है इस तरह की प्रॉपर्टीज जमा करके, लेकिन सारे आरोपों को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया। कोई ज्यादा उसके ऊपर आंसर्स भी नहीं दिए, बड़ी शालीनता से अपना लाइफ जीते गए, अपना पॉलिटिक्स करते गए। देवेंद्र जी कहीं दाग नहीं, कहीं कलंक नहीं वो भ्रष्टाचार का, लेकिन कोई ये भी कहने की जरूरत नहीं करेगा कि वो बिल्कुल नॉन करप्ट है। ऐसी कोई स्टेटमेंट कभी किसी ने दी हुई नहीं सुनी किसी जिम्मेदार आदमी ने।
कि वो करप्शन के बिल्कुल खिलाफ है, ऐसे नहीं हुआ। हाँ, लेकिन करप्शन में कहीं भी नाम नहीं आया या कहीं पे भी उन्होंने ज़्यादा लालच दिखाई, ऐसा भी सीन नहीं हुआ। अपने आप को काफ़ी सेफ रखा, काफ़ी कंट्रोल में रखा, काफ़ी साफ सुथरा रखा। इसलिए महाराष्ट्र से दिल्ली के राजनीति तक उनका एक अपनी स्पेस उन्होंने अपने कैरेक्टर से भी बनाई। काफ़ी सवाल पूछे गए, उनके पत्नी के हिसाब से भी उन्हें पूछा गया। बस उन्होंने एक ही स्टेटमेंट दे दी थी एक बार इंटरव्यू में, मेरी पत्नी अपना लाइफ अपने तरीके से जीती है, मेरी नहीं सोती। बस इतना बोल के उन्होंने उस बात के ऊपर पर्दा डाल दिया, फाइल ही क्लोज कर दी। तो अलग अलग आरोपों को इग्नोर करने की इनकी क्षमता दोनों की, ये बड़ी बात है। अभी हमें यह देखना है कि पीएम पद के रेस में दोनों कितने ताकतवर साबित हुए या होने वाले हैं। शरद पवार जी बिल्कुल पीएम पद के नजीक जा चुके थे, स्पेस बना चुके थे, लेकिन सोनिया गांधी की कांग्रेस में एंट्री के वक्त जो सिचुएशन बनी, उस सिचुएशन को उन्होंने जिस तरह से फेस किया, उसको कोई गलत कह सकता है, कोई बराबर कह सकता है, कोई राइट कहेगा, कोई रॉन्ग कहेगा, वो बात अलग है, अपना अपना एटीट्यूड है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से टैकल किया, जिसके कारण वो राजनीति से उस इवेंट के बाद काफी पीछे चले आए, राष्ट्रीय लेवल से सीधा महाराष्ट्र के राजनीति तक उनको आना पड़ा, प्रादेशिक लेवल पे आना पड़ा। दोष नहीं दे रहा है उनको, क्योंकि खेलने वालों को मालूम होता है कि इश्यूज क्या है और अपने हिसाब से खेलता है। सिचुएशन डिसाइड करते हैं उसको कहाँ लेके जाना है आगे पीछे, इसलिए दोष नहीं देंगे। लेकिन उस पॉइंट से पीछे आना भी पड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जब भी इस तरह का माहौल बनता है पॉलिटिक्स में, स्पेशली नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स में, तो सेंट्रलाइज हो जाता है शरद पवार जी के पास। और हर वक्त वो उस सिचुएशन के ताक में रहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे जुगाड़ बन जाएगा और कहीं ना कहीं वो सत्ता हाथ में आ भी पाएगी। और अगर वो हो भी जाते पीएम, तो महाराष्ट्र वासियों को बड़ी खुशी होती। लगभग सारे पार्टियों के लोग उनके प्रति पीएम बनने के लिए खुशी थे, सवाल नहीं। देवेंद्र जी पीएम बनने के लिए ट्रैक बन चुका है, संभाव्य पीएम में काउंट किए जाते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी के बाद में 3 जन मजबूत कंपटीशन में आज दिख रहे हैं। एक अमित शाह, लेकिन अमित शाह की जो भी आज पावर है, जो भी स्पेस है, जो भी एक्टिविटी है, वो एक सपोर्ट से है, वो है नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट। वो अगर सपोर्ट हटा देंगे तो फिर अमित शाह कंपटीशन में बिल्कुल नहीं है। आरएसएस का विरोध है, अभी तक उस विरोध को एडजस्ट नहीं कर पाए, अपने पाले में नहीं ला पाए। भले वो बिल्कुल एक नंबर पे खुद को समझ रहे हैं, सीनियर है देवेंद्र जी से, सवाल नहीं, 60 ईयर्स के, ज़्यादा ऐसे भी नहीं कि एज भी ज़्यादा है, यंग ही है। थोड़े मोटापे से बॉडी की फिगर थोड़ी सी लगती है कि हमें लगता है एज ज़्यादा है, लेकिन नहीं, 60 ईयर्स की है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि सपोर्ट एक आदमी का है जिसके ऊपर सारी एक्टिविटी है उनकी। अभी दूसरी कंपटीशन, दूसरा है योगी जी। अगर आज के तारीख में बीजेपी में देखा जाए तो मोदी जी के बाद ग्राउंड लेवल तक अगर कोई फेमस है तो योगी जी हैं। काम भी अच्छे किए हैं यूपी में, कट्टरतावाद भी है, युवाओं को अपील करने वाला कट्टरतावाद है, सन्यासी है, भ्रष्टाचार का तो कहीं छिटा भी नहीं उड़ सकता है उनके ऊपर। उनकी फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे तो बिल्कुल क्लीन है, जहाँ थे सब वही है रिलेटिव, नज़दीकी रिलेटिव। एजुकेशन में भी बीएससी मैथमेटिक्स हो चुके हैं, एमएससी मैथमेटिक्स के फर्स्ट ईयर में थे जब उन्होंने संन्यास ले लिया, तो ऐसे भी नहीं कि अनपढ़ है, लेकिन सन्यासी है। ये सबसे बड़ा पॉइंट भी है, ध्यान में रखिए। अभी स्ट्रिक्ट है बहुत सारी बातों के ऊपर। ये अगर पीएम बनना चाहते हैं तो, अगर पब्लिक से पीएम बनने का सिचुएशन होता तो बिल्कुल एक नंबर पे वही होते हैं, लेकिन भारत में पब्लिक पीएम नहीं फाइनल करती। पीएम फाइनल किया जाता है
जिसे हम एमपी जो सांसद हम चुन के देते हैं वो पीएम की पर्सन को फाइनल करते हैं। अभी जो सांसद है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, वो योगी जी को कितना सपोर्ट देंगे, इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि डर है योगी जी मोदी जी से भी स्ट्रिक्ट रहेंगे और कहीं भलो भलो का दाना पानी बंद न हो जाए, फिर बड़े बड़े खाते लेने में भी मतलब नहीं रहेगा, ये डर है। तो इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स नहीं चाहेंगे योगी जी पीएम बने, पब्लिक चाहेगी। हाँ, लेकिन अगर सिचुएशन वैसी बन जाती है दोलायमान बीजेपी की, अगर एक कोई आंदोलन बन जाता है, जैसे हमने अपने एक वीडियो में बताया है कि एक आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस है, विरोधी पक्ष है, लेकिन उसको कितना सक्सेस आएगा वो आगे की बात है। लेकिन अगर बन जाता है और बीजेपी को जरूरत पड़ती है हिंदुत्ववाद की, तो फिर चेहरा बनेंगे योगी, पीएम बनेंगे योगी, फिर वो हट नहीं पाएंगे जब तो वो है। लेकिन अगर सिचुएशन वैसे क्रिटिकल नहीं बनती है तो सबका सपोर्ट रहेगा देवेंद्र जी को, क्योंकि सबको साथ लेके चलने की ताकत है। कोई कितना भी गंदा हो उसे बोलेंगे नहा के आओ, लक्स साबुन लगा के नहाना, लेकिन नए कपड़े पहन के आना, टेंशन मत लेना, दाग नहीं दिखना चाहिए। फिर भी स्मेल आए तो बोलेंगे थोड़ा 2 कदम पीछे चलो, मैं आगे सेटल कर लूंगा, टेंशन मत लो, आओ साथ में, सबको साथ में लेंगे। व्यवहारिक विश्वासार्हता, यहां शपथ विधि हुआ, दूसरे दिन 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी सील से खुल गई, पहुंच गई। तो व्यवहार या कहते हैं व्यवहारिक विश्वासार्हता जो है पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, बाकी लीडर्स की, वो इस पॉइंट से बड़ी मजबूत बनती है और इस टाइप के पॉइंट्स उनमें है कैश डिलीवरी। तो विश्वासार्हता जबरदस्त है, सबको साथ लेने की है। अगर आप देखेंगे दोनों में एक समानता भी थी, शरद पवार और देवेंद्र जी। सृष्टि में उन्होंने कोई भूचाल नहीं लाया, ऐसे कोई, जैसे कि मोदी जी ने नोटबंदी की या फिर कश्मीर में कलम हटाया 370, या ऐसे कुछ स्टंट किए। इन्होंने कोई स्टंट के चक्कर में नहीं जाते हैं, काफी सोची समझी जैसे सिस्टम चल रहे हैं, बस उस सिस्टम को बहुत प्रॉपरली चला लेते हैं, कोई इश्यू खड़ा नहीं होने देते। और इसलिए पॉलिटिशियंस का सपोर्ट इनको श्योर मिलता है, ये बात उतनी ही पक्की है। तो पीएम के रेस में आगे है। अगर सपोज कि योगी पीएम बन जाते हैं सपोज, तो भी इनको गृह मंत्री या परराष्ट्र मंत्री इस तरह के, या उप पंतप्रधान, डेप्यूटी पीएम प्राइम मिनिस्टर भी ये बन सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो डील होगी इंडिया की, उसके लिए योगी से बेटर चेहरा फेस देवेंद्र जी का रहेगा। ये एक और बड़ी बात उसमें समझी जाती है। तो या तो पीएम बनेंगे या फिर पीएम से इक्विवेलेंट सेकंड स्टेप पे ये मजबूती से रहेंगे, मजबूत पकड़ केंद्र पे उनकी उस वक्त भी रहेगी। तो दोस्तों, इस तरह से ये 2 पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने अपनी स्पेस बनाई, जिनकी ताकत से महाराष्ट्र की राजनीति पहचानी गई, उनका कंपैरिजन हमने अपने नॉलेज के हिसाब से, हम जितना पॉलिटिक्स समझते हैं, समझे उस हिसाब से आपको कि आप उसको और क्रिटिलाइज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।